नमस्कार दोस्तों, विजन आरएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं कमलेश कुमार यादव। इससे पिछले वाला जो अपन वीडियो था उसमें अपन ने देखा था कि जो भारतीय राज्य व्यवस्था है, इस भारतीय राज्य व्यवस्था का दो पार्टों में अपन ने इसको बांटा था, संविधान और शासन प्रणाली। संविधान में अपन संवैधानिक विकास और संविधान के निर्माण की कहानी और संविधान का दर्शन, फिर संवैधानिक जो इतिहास है उस संवैधानिक इतिहास को भी अपन ने दो भागों में बांटा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो 1600 से लेकर 1858 तक, फिर ब्रिटिश ताज का शासन 1858 से 1947 तक, ठीक है। फिर संविधान निर्माण की कहानी और फिर संविधान का दर्शन। संविधान के दर्शन के अंतर्गत अपन ने देखा था कि संविधान की विशेषता, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, ये बात अपन ने कल जो पिछला वाला वीडियो था उसमें देखा था। इधर अपन ने शासन प्रणाली देखी थी। उन शासन प्रणाली में अपन जैसे सरकार थी तो 3 प्रकार की सरकारों को बात की थी, संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। फिर संघ सरकार के अपन 3 अंग दे का एक डायग्राम बनाया था, राज्य सरकार के अंगों का डायग्राम बनाया था और स्थानीय सरकार का बनाया था साहब, ठीक है। ये चीज़ें अपन ने कल देखी थी। अब आज अपन जो चर्चा करते हैं वो आज अपन करते हैं जो संविधान है उस संविधान वाले पार्ट में, और वो पढ़ेंगे अपन आज संवैधानिक विकास। आज अपन जो चर्चा करते हैं वो चर्चा करते हैं संवैधानिक विकास, ठीक है। आज से अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं संवैधानिक विकास। आप इसको संवैधानिक विकास या इसको इतिहास भी लिख सकते हैं, संवैधानिक इतिहास भी आता है कई बार यहाँ पे। संवैधानिक इतिहास, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखो अपन ने कल इसमें पढ़ा था, ऐसे 2 डायग्राम बनाए थे अपन ने, बनाए थे 2। एक तो बनाया था अपन ने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, और एक ब्रिटिश ताज का शासन, ब्रिटिश ताज का शासन, ब्रिटिश ताज का शासन। बोले जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था 1600 से लेकर 1858 तक। कल भी अपन ने चर्चा की थी। और इसका जो शासन रहा था ब्रिटिश ताज का डायरेक्ट 1858 से लेकर 1947 तक। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है, इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर इस वाले काल में कौन कौन से एक्ट बने थे, इस वाले काल में कौन कौन से एक्ट बने थे, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो एक्ट आता है वो आता है 1773 का रेगुलेटिंग, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, पहला एक्ट, ठीक है। उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं नंबर 2 पे, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। तीसरा जो एक्ट आता है वो है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। नंबर 4 पे अगर अपन बात करें तो 1786 का अधिनियम, 1786 का अधिनियम। नंबर 5 पे अगर अपन चर्चा करें तो 1793 का चार्टर अधिनियम, 1793 का चार्टर अधिनियम। नंबर 5-6 पे अगर अपन चर्चा करें तो 1813 का चार्टर अधिनियम। नंबर 7 पे अगर अपन चर्चा करें तो 1833 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम। और नंबर 8 पे इधर लिख देता हूं मैं, नंबर 8 पे अगर अपन चर्चा करें तो 1853 का चार्टर अधिनियम,
1853 का चार्टर अधिनियम। ये तो हो गए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है 1600 से लेकर 1858 तक, इस काल में जो एक्ट बने थे कंपनी के लिए वो एक्ट हो गए। पहला हो गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके बाद में एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 आया, फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, फिर 1786 का अधिनियम आया, फिर 1793 का चार्टर अधिनियम आया, फिर 1813 का चार्टर अधिनियम आया, फिर 1833 का चार्टर अधिनियम आया और फिर 1853 का चार्टर अधिनियम आया। मतलब ब्रिटिश इंडिया जो कंपनी है, इस कंपनी के लिए अंतिम कंपनी का लिए जो बनाया गया अंतिम एक्ट था 1853 का। मतलब यहां से देखो एक बढ़िया क्वेश्चन बनता है, बहुत बार क्वेश्चन पड़ता है कि ये 1773 का एक्ट है, ये बहुत बार यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, अंग्रेजों के द्वारा भारत के लिए बनाया जाने वाला पहला एक्ट कौन सा है? तो कौन सा एक्ट है? सबसे पहले वाला रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो अंग्रेजों के द्वारा भारत के लिए बनाया जाने वाला पहला एक्ट था। अगला यहां से एक क्वेश्चन यहां से देखने को मिलता है आपको कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस कंपनी के लिए बनाया जाने वाला अंतिम जो एक्ट था वो कौन सा एक्ट था? 1853 का चार्टर एक्ट। यहां से दो क्वेश्चन निकलते हैं। इनकी एक्टों के बारे में अपन डिटेल से पढ़े हैं आगे, अभी केवल अपन एक्टों के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि इसके अंतर्गत कौन से एक्ट पढ़ने हैं। अब बात करते हैं इसके अंतर्गत कौन से एक्ट पढ़ेंगे अपन। जो ब्रिटिश ताज है, उस ब्रिटिश ताज का जो शासन 1858 से स्टार्ट होता है और 1947 तक इसका अंत होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से अपन एक्ट पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत जो पहला आता है वो आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। शासन अधिनियम 1858 का भारत शासन अधिनियम। नंबर 2 पे अपन बात करते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम। नंबर 3 पे बात करते हैं 1873 का अधिनियम। 1873 का अधिनियम। नंबर 4 पे अपन बात करते हैं 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। शाही उपाधि अधिनियम। शाही उपाधि अधिनियम, ठीक है। नंबर 5 पे अपन पढ़ेंगे 1852 का भारत परिषद अधिनियम। 1852 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। इसके बाद में नंबर 6 पे अपन पढ़ेंगे 1909 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम। अब यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। सुधार अधिनियम। अब बोलोगे सर इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्यों कहते हैं? इस समय 1909 में अपने भारत में जो लॉर्ड मार्ले था ये तो भारत सचिव था, और जो लॉर्ड मिंटो था ये उस समय भारत का वाइसराय हुआ करता था। तो लॉर्ड मार्ले और लॉर्ड मिंटो इन दोनों के प्रयास से कौन सा अधिनियम बना? 1909 का अधिनियम बना। इसी कारण 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। तो याद रखना है कि 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय लॉर्ड मार्ले भारत सचिव था और मिंटो इस समय भारत का वाइसराय हुआ करता था, इस कारण इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। नेक्स्ट चर्चा करते हैं अगला जो अधिनियम है भाई 7 नंबर का अधिनियम मैं इधर लिख देता हूं, यहां पे देख लेना। 7 नंबर का जो अधिनियम है 1919 का भारत परिषद अधिनियम। परिषद अधिनियम, यह 1919 का भारत परिषद अधिनियम, इसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से भी जानते हैं? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, इस नाम से भी इसको जानते हैं। बोले इसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम क्यों कहते हैं?
अरे इसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम इसलिए कहते हैं कि इस समय 1919 में जो लॉर्ड मॉन्टेगू है, ये मॉन्टेगू तो भारत सचिव था और चेम्सफोर्ड जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था ये क्या था, वाइसराय था। इस कारण 1919 के अधिनियम को भारत परिषद अधिनियम है, इसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। मॉन्टेगू और चेम्सफोर्ड दोनों के प्रयास से 1919 का भारत परिषद अधिनियम बना था, इस कारण इसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। इसके बारे में डिटेल्स में अपन आगे पढ़ेंगे। 8 नंबर वाला जो अधिनियम है 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम 8 नंबर पे हो गया। 9 नंबर की अगर अपन बात करें, इधर ऊपर लिखता हूं मैं 9 नंबर वाला, और लास्ट में आता है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, स्वतंत्रता अधिनियम। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ये मैंने दोनों के अधिनियम एक बार इस चार्ट में बता दिया। अब एक एक अधिनियमों के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे, एक बार फिर इसका दौरान कर लेते हैं। देखिए इधर अपन कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं भाई, अपन पढ़ रहे हैं संवैधानिक विकास, मतलब संवैधानिक इतिहास। संवैधानिक इतिहास को अपन अपने पिछले वाले वीडियो में भी 2 भागों में मैं बांट के आपको बताया था। अब आज अपन इसके बारे में डिटेल से चर्चा कर रहे हैं। तो संवैधानिक जो विकास है इसको 2 भागों में बांटकर अपन पढ़ रहे हैं। एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो 1600 से लेकर 1858 तक रहा, और एक ब्रिटिश ताज मतलब जो ब्रिटिश सरकार है, मतलब महारानी है, उसका डायरेक्ट भारत पर अधिकार हो गया, शासन हो गया था, तो वो रहा था 1858 से लेकर 1947 तक। ठीक है, इन कालों के अंतर्गत कौन कौन से एक्ट बनाए गए थे, उन एक्टों के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो भाई सबसे पहले जो अपन चर्चा कर रहे हैं वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो 1600 से 1858 तक रहा, इस अवधि में कौन कौन से एक्ट बने। पहला एक्ट आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और इस एक्ट को अंग्रेजों के द्वारा भारत के लिए बनाया जाने वाला जो पहला एक्ट था वो कौन सा था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दूसरा आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में, तीसरा आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, चौथा आया 1786 का अधिनियम, और 5 नंबर पे आया 1793 का चार्टर एक्ट, और 6 नंबर पे आया 1813 का चार्टर एक्ट, 7 नंबर पे आया 1833 का चार्टर एक्ट, 8 नंबर पे आया 1853 का चार्टर एक्ट। यहां से क्वेश्चन क्या निकलता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लास्ट जो चार्टर एक्ट था वो कौन सा था, 1853 का एक्ट। क्लियर। अब कंपनी का शासन समाप्त हो गया, ब्रिटिश ताज का शासन आ गया। तो ब्रिटिश ताज के शासन के काल में कौन कौन से एक्ट बने, तो पहला जो एक्ट बना वो बना 1858 का भारत शासन अधिनियम, दूसरा 1861 का भारत परिषद अधिनियम, और तीसरा बना 1873 का अधिनियम, और चौथा बना 1876 का शाही उपाधि अधिनियम, और 5 नंबर पे 1852 का भारत परिषद अधिनियम, 6 नंबर पे आता है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 1909 के भारत परिषद जो अधिनियम है इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। बोले क्यों जानते हैं इसको, क्यों कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, इसको इसलिए कहते हैं कि 1909 में जो लॉर्ड मार्ले था ये भारत सचिव था, और लॉर्ड मिंटो था ये भारत का क्या था, तत्कालीन वाइसराय हुआ करता था। इस कारण इन दोनों के प्रयास से ये अधिनियम बना, इसलिए इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, 6 हो गए। 7 नंबर का जो अधिनियम बना वो 1919 का भारत परिषद अधिनियम या भारत शासन अधिनियम, इसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी बोलते हैं। बोले क्यों बोलते हैं इसको भी वही बात है कि 1919 में जो मॉन्टेगू था ये तो भारत सचिव हुआ करता था, और जो चेम्सफोर्ड था ये वाइसराय हुआ करता था। इस कारण इन दोनों के प्रयास से ये अधिनियम बना, इस कारण इस अधिनियम को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 8 नंबर पे 1935 का भारत शासन अधिनियम बना, और जो लास्ट बना है वो 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इस अधिनियम के तहत हमारे भारत को क्या दी गई, स्वतंत्रता दी गई थी, मतलब अपने भारत को स्वतंत्र किया गया था। कौन से अधिनियम के तहत, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। साहब अब इन अधिनियमों के बारे में अपन क्या पढ़ेंगे, डिटेल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो अधिनियम की अपन चर्चा करेंगे वो अधिनियम कौन सा आएगा अपने सामने, और वो आएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। भाई पहले इस पार्ट को पढ़ेंगे, ये पूरा पढ़ने के बाद में यहां तक के एक्ट पढ़ने के बाद में अपन ब्रिटिश ताज का शासन पढ़ेंगे और उसमें ये सारे एक्ट पढ़ेंगे। और यहां 47 तक अगर अपन पढ़ लेंगे तो हमारा ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर सेकंड पार्ट पे आ जाएंगे, संविधान निर्माण की कहानी में आ जाएंगे। तो अपन
बात किसकी करेंगे? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। लेकिन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा कि जो अंग्रेज है वो भारत में क्यों आए थे। शुरू में ये व्यापार करने के लिए आए थे, तो ये कब आए, कहाँ पर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई, सबसे पहले कौन सा अंग्रेज आया था, इनके बारे में अपन बातें करते। एक छोटी सी स्टोरी है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। चलो ठीक है, उसके बाद में इन एक्टों को स्टार्ट करेंगे अपन। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसको अपन बाद में करते हैं। पहले आपको एक छोटी सी कहानी की बात करते हैं, मतलब एक इतिहास की तरफ अपन चलते हैं। वो इतिहास ही है एक तरह का, लेकिन थोड़ी देर अपने को जब इतिहास पढ़ेंगे तो ये बात समझ में आएगी कि ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों बना, इस कंपनी के लिए जो ये एक्ट बनाया गया ये क्यों बनाया गया, इसके अभी अपन देखते हैं क्या कारण था साहब। देखो, एक छोटा सा अपन एक मैप बनाते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं देखो, ये तो कौन सा महाद्वीप है? यूरोप है। केवल अपने को समझने के लिए करना है भाई ये कौन सा महाद्वीप है, थोड़ा सा। ये तो यूरोप है। यूरोप के नीचे आपने देखा होगा कौन सा महाद्वीप आता है, यहाँ पर अफ्रीका आता है। और ये जो पूरा वाला है ये कौन सा महाद्वीप है भाई? ये पूरा है एशिया। कौन सा है? एशिया है साहब। ये अपना भारत है। क्या है? भारत है। देखो साहब, ये क्यों पढ़ रहे हैं अपन? मैं बात करता हूं साहब 1591 की एक बात है। कब की बात है? 1591 में अपन चलते हैं। ये यूरोप महाद्वीप है, और यूरोप महाद्वीप में यहाँ पे एक देश पड़ता है, उसको अपन बोलते हैं ब्रिटेन। देखा होगा। अरे बात तो पूरी कहानी ब्रिटेन की चल रही है। अंग्रेज कहाँ से आए थे? अपने भारत पर जो राज किया था अंग्रेजों ने, यहीं से तो आए थे, ब्रिटेन से आए थे वो। तो वो यहाँ से आए, क्यों आए, क्या थी ये कहानी, इसके बारे में अपन थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो साहब 1591 ईस्वी की बात है, और एक यात्री था, उस यात्री का नाम था रोल्फविच। क्या नाम था भाई? रोल्फविच। ये 1591 में जो रोल्फविच नाम का जो यात्री था, ये यात्री पूरी दुनिया की यात्रा करके और 1591 में ये कहां पर पहुंचा? ये ब्रिटेन पहुंचा साहब। कहां पर पहुंचा? ब्रिटेन। रोल्फविच नाम का जो यात्री है ये 1591 में पूरी दुनिया की यात्रा करके ब्रिटेन पहुंचा, और ब्रिटेन पहुंचकर यहां ब्रिटेन के जो व्यापारी थे उन व्यापारियों को इसने क्या कहा? इसने यह कहा कि आज जो तत्कालीन विश्व है, मतलब आज वर्तमान में पूरी दुनिया में जो सबसे पैसे वाला है, सबसे धन वाला है, जिसके पास सबसे ज्यादा धन है, वो कौन है? वो है भारत का सम्राट अकबर। कौन? अकबर। भाई इस समय अपने भारत में सम्राट कौन था? भारत का अकबर था। 1591 में यहाँ दिल्ली का शासक जो सम्राट था वो कौन था? अकबर था। तो इस रोल्फविच ने यहाँ ब्रिटेन के व्यापारियों को क्या कहा कि भाई इस समय वर्तमान में तत्कालीन विश्व में सबसे धनी व्यक्ति कौन है? भारत का सम्राट अकबर है। तो आपको व्यापार करना है, आपको फैक्ट्री लगानी है, तो आप यहां जाइए, भारत जाइए, वहां पर फैक्ट्री लगाइए, वहां बहुत पैसे वाला लोग है वो। तो क्या होता है, ये व्यापारी क्या करते हैं? इन व्यापारियों में से 100 व्यापारियों का एक समूह है। कितने व्यापारियों का? 100 व्यापारियों का समूह है। 100 व्यापारियों का समूह या ब्रिटेन की जो महारानी है उसका नाम था एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम। इस एलिजाबेथ प्रथम के पास जाते हैं साहब। कौन जाते हैं? ये ब्रिटेन के 100 व्यापारी, लगभग 100 व्यापारियों का एक समूह है। वो एलिजाबेथ प्रथम के पास जाता है और उसको ये कहता है कि हमारे को व्यापार की अनुमति दीजिए, हम व्यापार करने के लिए जाएंगे। एक दक्षिणी पूर्वी एशिया में एक देश पड़ता है, उसका नाम है भारत, तो हमारे को व्यापार की अनुमति दीजिए। तो जब महारानी के पास ये गए तो महारानी ने क्या किया? एक चार्टर जारी किया। महारानी ने एक क्या किया भाई? एक चार्टर जारी किया। एक चार्टर जारी किया, और ये चार्टर जारी करके 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इसने एक कंपनी की स्थापना की, और उस कंपनी का नाम क्या रखा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बढ़िया क्वेश्चन यहां से देखने को निकल सकता है।
हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो आपको बताना है 31 दिसंबर 1600 को। बोले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने की थी, एलिजाबेथ प्रथम ने। ब्रिटेन की जो महारानी है, जो इंग्लैंड की जो महारानी है एलिजाबेथ प्रथम, इसने एक चार्टर जारी करके 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या कर दी, स्थापना कर दी। और इस कंपनी की स्थापना करके इन व्यापारियों को अफ्रीका में और दक्षिणी पूर्वी एशिया के, मतलब एक तो अफ्रीका महाद्वीप में अफ्रीका और एक जो दक्षिणी पूर्वी एशिया है, अफ्रीका और दक्षिणी पूर्वी एशिया के लगभग 15 देशों में व्यापार करने की क्या दे दी, अनुमति दे दी कि आप जा सकते हो, अफ्रीका में व्यापार कर सकते हो और दक्षिणी पूर्वी एशिया में व्यापार कर सकते हो। लगभग 15 देशों में व्यापार करने की अनुमति दे दी किसने, एलिजाबेथ प्रथम ने। अब सीधी सी बात है भाई, एलिजाबेथ प्रथम यहाँ की महारानी थी, तो जब इसने चार्टर जारी करके कंपनी को मान्यता दे दी, तो कंपनी को मान्यता दे दी, इनको छूट दे दी कि आप यहां पर जाकर क्या कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो। अब आराम से ये व्यापारी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात देखो, कंपनी की स्थापना कब हुई, 1600 में। अब लगभग 7-8 साल तक कोई भी अंग्रेज की हिम्मत नहीं हुई कि वो भारत आ जाए और व्यापार कर ले, क्योंकि बहुत समुद्र से आना पड़ता था, इनको ये पता भी नहीं था कि ये भारत कहाँ पड़ता है, कहाँ पे है, तो कुछ नहीं है। लेकिन बात क्या होती है साहब, 1608 की बात आती है। यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आ गया। एक बार फिर मैं इसके दौरान कर रहा हूँ। बात यह है कि 1591 ईस्वी में एक यात्री था रोल्फ विच। यह रोल्फ विच पूरी दुनिया की यात्रा करके 1591 में ये ब्रिटेन पहुंचा, मतलब इंग्लैंड पहुंचा, और इंग्लैंड पहुंचकर यहाँ इंग्लैंड के व्यापारियों को इसने ये कहा कि तत्कालीन विश्व में सबसे धनी व्यक्ति भारत का सम्राट अकबर है। तो यहाँ पर 100 व्यापारियों का समूह है, यहाँ की ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के पास जाते हैं ये 100 व्यापारी, और ये जाकर व्यापार की अनुमति मांगते हैं। तो एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 को एक चार्टर जारी करके 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी, और अफ्रीका व दक्षिणी पूर्वी एशिया के लगभग 15 देशों में इनको क्या कर दी, व्यापार की अनुमति दे दी। अब साहब व्यापार के लिए ये आते हैं, तो इनको लो जमीन अमीन ये चाहिए, तो वो बात अपन करते हैं। तो देखो साहब, अब क्या अब देखो, अपन बात कर रहे थे, मैंने बताया कि 31 दिसंबर 1600 को महारानी जो एलिजाबेथ प्रथम है, इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या की, स्थापना की साहब। अब मैंने बताया कि 7-8 वर्ष तक तो कोई भी अंग्रेज भारत नहीं आया। तो बात करता हूं 1608 में पहली बार एक अंग्रेज था, उसका नाम था लॉर्ड विलियम हॉकिंस। लॉर्ड विलियम हॉकिंस पहली बार भारत में व्यापार के लिए जमीन मांगने के लिए, मतलब व्यापार करने के लिए भारत आने वाला जो अंग्रेज था उसका नाम क्या था, लॉर्ड विलियम हॉकिंस। कब आया, 1608 ईस्वी में। लॉर्ड विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में कहां पर आता है, भारत आता है। आप सुनना भाई, 1608 ईस्वी में अकबर था, 1608 ईस्वी में अकबर नहीं था, क्योंकि आप सबको पता है कि 1605 ईस्वी में अकबर की क्या हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी। तो अकबर के बाद में दिल्ली का जो सम्राट बना था वो कौन बना था, वो बना था जहांगीर। तो जब 1608 ईस्वी में लॉर्ड विलियम हॉकिंस भारत व्यापार के लिए आता है, उस समय अपने यहां पर भारत का जो सम्राट, जो दिल्ली का सम्राट था, उसका नाम क्या था भाई, उसका नाम था जहांगीर। 1608 ईस्वी में लॉर्ड विलियम हॉकिंस भारत आता है और दिल्ली में जहांगीर से क्या करता है, मुलाकात करता है। और जहांगीर से मुलाकात करके जहांगीर से ये क्या करता है, जमीन मांगता है। किसके लिए जमीन मांगता है, फैक्ट्री लगाने के लिए, कि भाई हमारे को क्या करना है, व्यापार करना है, तो आप हमारे को क्या दीजिए, जमीन दीजिए। तो जहांगीर ने पहले तो आनाकानी की, लेकिन अंत में जहांगीर ऐसे बताते हैं कि जहांगीर की अपनी पत्नी के कहने पर जहांगीर ने अंत में इसको क्या दे दी, जमीन दे दी। तो इस लॉर्ड विलियम हॉकिंस को व्यापार के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए जहांगीर ने इसको जमीन दी, और वो जमीन इसने दी सूरत में। यहां पर एक जगह पड़ती है सूरत, जो आप सबको पता है सूरत आजकल कहां पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, गुजरात में पड़ता है।
लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, यहां सूरत में लगभग कितनी जमीन दी? 300 बीघा जमीन दे दी साहब। किनको? अंग्रेजों को। अंग्रेजों को 300 बीघा जमीन दे दी जहांगीर ने। लेकिन ये जो 300 बीघा जमीन थी, ये सूरत में जो जहांगीर ने अंग्रेजों को दिया था, ये जमीन किनके अधीन थी? ये जमीन थी पुर्तगालियों के अधीन। किनके अधीन थी भाई? पुर्तगालियों के अधीन। तो आपको पता है पुर्तगालियों के अधीन थी, पुर्तगाली रह रहे थे यहां से पहले के। तो जब जहांगीर ने क्या किया, ये 300 बीघा इनको सौंप दी कि आप जानो और अपना काम जाने, मैं आपको 300 बीघा आपको क्या दे रहा हूं, लीज पर जमीन दे रहा हूं, वहां पर आप क्या लगाओ, अपनी फैक्ट्री लगाओ। अब लॉर्ड विलियम हॉकिंस अपनी जमीन ढूंढने के लिए सूरत आता है और सूरत आकर यहां पर अपनी जमीन में फैक्ट्री लगाने के लिए अपना काम शुरू करता है। तो पुर्तगालियों ने इसका क्या कर दिया? विरोध कर दिया। पुर्तगाली बोले भाई ये जमीन तो हमारी है, आप कहां पे फैक्ट्री लगाओगे? तो लॉर्ड विलियम हॉकिंस ने इसको कहा कि हमारे को तो जहांगीर ने दिया है। बोले जहांगीर वांगीर कौन होता है भाई, हमारी जमीन है, आप हम यहाँ पर फैक्ट्री नहीं लगा सकते। अब आपको पता है कि लॉर्ड विलियम हॉकिंस अकेला था, इसके पास 2-4 सैनिक और होंगे, 2-4 अंग्रेज और होंगे, तो साहब ये पुर्तगालियों को कैसे जीतता? तो इसने क्या किया, जो लॉर्ड विलियम हॉकिंस है, इस लॉर्ड विलियम हॉकिंस ने जो महारानी है, इस महारानी को पत्र भेजता है, संदेश भेजता है। मतलब सीधी सी बात है कि हमारे को यहाँ व्यापार के लिए जमीन तो मिल गई है, लेकिन यहां के जो सूरत में हमारे को जमीन दी गई, लेकिन वो जमीन पुर्तगालियों के अधीन है और पुर्तगाली यहां पर फैक्ट्री नहीं लगाने दे रहे हैं। तो फिर क्या करें? तो महारानी ने क्या किया भाई, 1612 ईस्वी की बात है, महारानी ने 1612 ईस्वी में कैप्टन बेस्ट नाम का एक अंग्रेज सैनिक था, जो इसके नेतृत्व में सेना भेजी इसने। तो महारानी ने कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में 1612 ईस्वी में एक नौसेना भेजी भारत। क्यों भेजी? लड़ाई करने के लिए। किनसे? पुर्तगालियों से। बोले जहांगीर ने तो बोल दिया भाई मैं तेरे को 300 बीघा जमीन दे दी हो, आप जानो पुर्तगाली जानो, आप जैसे भी जीतो लड़ाई करके उनके पास ले लो। तो साहब इसने भेजा संदेश, महारानी ने वहां से सेना भेजी, नौसेना भेजी, और पुर्तगालियों के और अंग्रेजों के मध्य 1612 ईस्वी में यहाँ पर युद्ध होता है। और वो युद्ध कौन सा होता है? वो जल युद्ध होता है। यहाँ पे आप सबको पता है कौन सा सागर है? अरब सागर है। सूरत अरब सागर के किनारे है। तो यहाँ अरब सागर में जब तो उन्होंने नौसेना भेजी थी, ठीक है, तो यहाँ पर इनके अरब सागर में इनके मध्य युद्ध हुआ, पुर्तगाली और अंग्रेजों के मध्य। और अंत में अंग्रेज क्या हो गए भाई? जीत गए। अंग्रेज इसमें क्या हो गए? जीते। और अंग्रेज जीत गए, तो जीतने के बाद में अब इनकी जमीन यहां पर हो गई और अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर लगा ली? सूरत में। तो बढ़िया क्वेश्चन यहां से यह निकलता है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी, मतलब फैक्ट्री बोले तो व्यापारिक कोठी, कहां पर स्थापित की थी? सूरत में की थी। बोले कब की थी? 1612 ईस्वी में की थी। याद रखना इस चीज को। एक बार इसका मैं दोहरान करवा रहा हूं दोबारा से। बोले 1608 में सबसे पहले भारत व्यापार के लिए आने वाला जो पहला अंग्रेज था उसका नाम क्या था? लॉर्ड विलियम हॉकिंस। 1608 में आया। 1608 में आप सबको पता है अकबर नहीं था, अकबर तो 1605 में मर चुका था। तो इस समय अपने भारत का जो सम्राट था, जो दिल्ली में बैठता था, उसका नाम क्या था? जहांगीर था। ये लॉर्ड विलियम हॉकिंस जहांगीर से आकर मिलता है और जहांगीर से जमीन मांगता है फैक्ट्री लगाने के लिए। तो जहांगीर पहले तो आनाकानी करता है, फिर अंत में उसको जमीन दे देता है और सूरत में 300 बीघा जमीन देता है। लेकिन यह जमीन पुर्तगालियों के अधीन थी। पुर्तगालियों ने इसका विरोध किया तो साहब लॉर्ड विलियम हॉकिंस ने महारानी को संदेश भेजा कि जमीन तो मिल गई है, लेकिन ये पुर्तगालियों के अधीन होने के कारण पुर्तगाली विरोध कर रहे हैं, फैक्ट्री नहीं लगवाने दे रहे हैं। तो महारानी यहां से 1612 ईस्वी में कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में एक नौसेना भारत भेजती है और 1612 ईस्वी में अंग्रेज और पुर्तगालियों के मध्य एक जल युद्ध होता है अरब सागर में। और उसमें अंत में कौन जीतते हैं? अंग्रेज जीत जाते हैं। और यहां पर अंग्रेज सूरत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित करते हैं 1612 ईस्वी। बोलो भाई यही समझ में बात? अगली बात करते हैं, नेक्स्ट चर्चा करते हैं। अब देखो पहली कंपनी लग गई। अब आप सबको पता है कि धीरे धीरे क्या होता है, लालच बढ़ जाता है कि एक फैक्ट्री लगा ली, अब दूसरी फैक्ट्री और लगा ली। क्योंकि इनका देखो शुरू में अंग्रेज भारत आए थे, तो इनका उद्देश्य ये नहीं था कि हम भारत पर अधिकार कर लेंगे, यहाँ अपना शासन स्थापित कर लेंगे। इस कंपनी का ये काम नहीं था। यहाँ पर इनका उद्देश्य था केवल व्यापार करना। लेकिन आप सबको पता है कि धीरे धीरे इन्होंने यहाँ का रंग ढंग देख लिया भारत का कि कैसे लोग क्या है, और धीरे धीरे अपना इन्होंने साम्राज्य स्थापित करते करते एक समय ऐसा आया कि पूरे भारत पर इन्होंने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। तो देखते हैं इसको, नेक्स्ट चर्चा करते हैं। तो पहली बात हुई कि 1612 में सूरत में इन्होंने अपनी पहली कंपनी लगाई, पहली फैक्ट्री लगाई। अब दूसरी 1639 ईस्वी में,
1639 ईस्वी में इन्होंने मद्रास की नींव डाली। किसकी नींव डाली भाई? मद्रास। आप सबको पता है मद्रास को आज वर्तमान में किस नाम, पहले मद्रास, आजकल मद्रास को किस नाम से जानते हैं? चेन्नई। चेन्नई का पहले नाम क्या हुआ करता था? पुराना नाम मद्रास हुआ करता था, आज इसको चेन्नई कहते हैं। तो इस मद्रास की नींव किसने डाली थी? अंग्रेजों ने डाली थी। तो मद्रास की नींव डाल के अंग्रेजों ने अपनी दूसरी जो व्यापारिक कोठी स्थापित की, दूसरी फैक्ट्री लगाई, वो कहां पर लगाई भाई? मद्रास में लगाई। तो 1639 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी दूसरी जो कंपनी स्थापित की, मतलब जो दूसरी फैक्ट्री लगाई, वो कहां पर लगाई? मद्रास में लगाई। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट चर्चा करते हैं। फिर बात करते हैं भाई 1700, लगभग 1700 ईस्वी की बात है। 1700 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता बसाया। क्या बसाया? कलकत्ता। 1700 ईस्वी में इन्होंने क्या बसाया? कलकत्ता बसाया। और कलकत्ता बसा के अंग्रेजों ने जो तीसरी जो व्यापारिक कोठी स्थापित की, मतलब जो तीसरी कंपनी इन्होंने लगाई, वो तीसरी कंपनी कहां पर लगाई? कलकत्ता में लगाई। तो याद रखना इस चीज को। पहली कंपनी कहां पर लगाई? यहां पे लिख रहा हूं मैं, नंबर 1। अंग्रेजों ने जो पहली फैक्ट्री लगाई वो कब लगाई? 1612 में लगाई। बोले कहां पर लगाई? सूरत में लगाई। कहां पर लगाई? सूरत में लगाई। दूसरी बात करता हूं, अंग्रेजों ने दूसरी अपनी जो व्यापारिक कोठी स्थापित की, मतलब फैक्ट्री लगाई, वो कब लगाई? 1639 के लगभग। ठीक है, कहां पर स्थापित की? मद्रास में स्थापित की। कहां पर स्थापित की? मद्रास में स्थापित की। तीसरी बात करते हैं। तीसरी इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी कहां पर स्थापित की और कब की? लगभग 1700 के लगभग मानते हैं। और कहां पर स्थापित की इन्होंने? कलकत्ता में। बोलो भाई, समझ में आ जाएगा? इनका क्रम बहुत बार पूछ लेता है। अंग्रेजों ने पहली बार सूरत में, दूसरी मद्रास में, तीसरी कलकत्ता में। क्लियर? तीनों आपको याद रखना, तीनों की तीनों फैक्ट्रियां। कई बार प्रेसिडेंसी बोलते हैं कि 3 प्रेसिडेंसियां थी इनकी, पहली सूरत, दूसरी मद्रास और तीसरी कलकत्ता। क्लियर? 3 कंपनियां स्थापित इन्होंने कर ली। अब धीरे धीरे इनका मतलब ये बढ़ रहा था कि अपन और भी अपने व्यापार को बढ़ाए, और यहां पर देखे तो यहाँ की जमीन भी अपने अधीन कर ले और अपन बढ़ाए। तो होती क्या है? 1707 ईस्वी की एक घटना है, याद रखना इस चीज को। कब की बात है? 1707 ईस्वी की बात है। देखो, इसको देख लेते अपन। कब की बात है भाई? 1707 ईस्वी की बात है। यह है अपनी दिल्ली। क्या है? दिल्ली। अभी अपन ने चर्चा की थी कि यहां पर इन्होंने एक फैक्ट्री लगाई, सूरत। यह हो गया सूरत। यहां पे क्या है? तो दिख रहा नहीं है, इसमें लिख लेते हैं अपन। यह है मद्रास और ये क्या है भाई? यह है कलकत्ता। ठीक है। अंग्रेजों ने जो पहली सूरत में लगाई वो तो कब लगाई? 1612 में। ये कब लगाई? ये 1639 की बात है। और ये कब की बात है? 1700 की बात है। तीनों फैक्ट्रियां लग चुकी है। अब क्या हुआ? 1707 ईस्वी की बात है। 1707 ईस्वी में यहां पे दिल्ली का जो सम्राट था उसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब की क्या हो गई? मृत्यु हो गई साहब। 1707 में औरंगजेब की क्या हुई? मृत्यु हुई। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो औरंगजेब के बेटों के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध छिड़ गया और जो मुगल साम्राज्य है वो मुगल साम्राज्य डगमगा गया। अब मुगल साम्राज्य डगमगा गया तो इसका फायदा उठाया अंग्रेजों ने, और अंग्रेजों ने सूरत और मद्रास इन दोनों को क्या कर लिया? अपने अधीन कर लिया। याद रखना इस चीज को
क्योंकि ये दोनों सूरत और मद्रास इनके अधीन नहीं थे। पहले दिल्ली के जो सम्राट थे उनके अधीन हुआ करता था। केवल ये तो लीज पर दिया गया था इनको ये जगह कि आपको इतनी साल व्यापार करो आप लीज पर। लेकिन क्या हुआ कि जो दिल्ली का सम्राट था औरंगजेब वो मर गया, तो अब इनके बेटों के मध्य तो उत्तराधिकार युद्ध छिड़ गया। तो यहाँ पे तो मुगल साम्राज्य गड़बड़ा गया। इसका फायदा इन्होंने उठा लिया, क्योंकि ये लड़ने के लिए थोड़ी आएंगे, घर का युद्ध लड़ेंगे कि पहले बाहर से लड़ेंगे। तो घर युद्ध छिड़ गए यहाँ पर तो, और सूरत और मद्रास दोनों में अंग्रेजों ने फायदा उठा के इन दोनों को क्या कर लिया, अपने अधीन कर लिया। तो याद रखना है कि अंग्रेजों ने सूरत और मद्रास को अपने अधीन कब किया? 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो मुगल साम्राज्य गड़बड़ा गया, और उसके बाद में इन्होंने मौका देखकर और किसको कर लिया? सूरत और मद्रास को अपने अधीन कर लिया। अब देखो दोनों अधीन हो गए ना, सूरत भी इनके अधीन हो गया, मद्रास भी। अब केवल एक और बच रहा है। कौन सा बच रहा है? कलकत्ता। 3 जगह इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई, उनमें से 2 जगहों को तो अपने अधीन कर लिया। अब तीसरी है कलकत्ता। कलकत्ता को भी इन्होंने क्या करना है? अपने अधीन करना है। तो ये क्या करते हैं भाई? बात है लगभग 1756 ईस्वी की बात है। कब की बात है? 1756 ईस्वी की। 1756 ईस्वी में अंग्रेज क्या करते हैं, यहां पर जो कलकत्ता में इनकी जो ये फैक्ट्री थी हुआ करती थी, इस फैक्ट्री के चारों ओर ये क्या खिंचा रहे थे? 4 दीवार बनवा रहे थे, जिसको अपन बोल सकते हैं परकोटा। क्या बना रहे थे? परकोटा बनवाना शुरू किया। किन्होंने? अंग्रेजों ने। 1756 के लगभग इन्होंने क्या किया? कलकत्ता की फैक्ट्री थी, इसके चारों ओर एक परकोटा स्टार्ट किया कि परकोटा अपने को खींचवाना है। किसके लिए? सुरक्षा के लिए। अब क्या करते हैं, इस समय 1756 में यहां का जो बंगाल का जो शासक था, क्योंकि कलकत्ता किस में आता था? बंगाल में आता था। अरे अपने वाले जो बिहार है, उड़ीसा है, आज वर्तमान का जो कलकत्ता है, आज ये जो बांग्लादेश है, ये सारे किसके अंतर्गत आते थे? ये बंगाल रियासत हुआ करती थी, उस बंगाल के अंतर्गत आते थे। ये तो बाद में बने थे, बाद में अलग हुए थे ये तो, ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो क्या हुआ, इस समय 1756 में बंगाल का जो नवाब था उसका नाम था सिराजुद्दौला। क्या नाम था भाई? सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला ने इसका विरोध किया। किसका विरोध किया? भाई आप जो ये 4 दीवार खिंचवा रहे हो, ये परकोटा बनवा रहे हो, इस कलकत्ता की आपकी फैक्ट्री के चारों ओर आप बहुत सी जमीन को अपने अंडर में कर रहे हो, आप कब्जा कर रहे हो। नहीं, आप ये 4 दीवारी नहीं खिंचवा सकते, आप परकोटा नहीं खिंचवा सकते। आपने जमीन को खरीद थोड़ी लिया, आपको केवल जो फैक्ट्री लगा रखे हो उस जमीन को केवल आपको लीज पे दिया है। ऐसा थोड़ी आप चारों ओर इसके दीवार खिंचवा के अपने कब्जे में कर लोगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसने विरोध किया, बोले नहीं खिंचवा सकते आप। तो क्या किया अंग्रेजों ने? सिराजुद्दौला को यह किया कि भाई साहब हम इस जमीन पर कब्जा करने के लिए नहीं कर रहे ये काम, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे यहां पर एक जगह पड़ती थी पहले पुंडुचेरी, यहाँ तमिलनाडु में पड़ती है पुंडुचेरी। ये पुंडुचेरी थी ना, ये पहले अंग्रेजों के अधीन हुआ करती थी। तो अंग्रेजों ने कहा कि हमारी एक जगह थी पुंडुचेरी, उस पुंडुचेरी पर भी पहले फ्रांसीसियों ने क्या कर लिया? आक्रमण करके, और वो पुंडुचेरी हमारे से क्या कर ली? उन्होंने छीन ली। इस कारण हम उन फ्रांसीसियों से डर रहे हैं कि वो फ्रांसीसी फिर से कि पुंडुचेरी पर उन्होंने आक्रमण करके हमारे से छीन लिया था, कहीं कलकत्ता को न छीन ले वो। इस कारण उन फ्रांसीसियों के डर से हम हमारे इस जो फैक्ट्री है, हमारा जो ये प्रेसिडेंट है, इसके चारों ओर अपन क्या कर रहे हैं? हम परकोटा बनवा रहे हैं। और वैसे हमारा कोई लक्ष्य नहीं है कि कब्जा करना है और कुछ करना है। तो साहब फिर भी सिराजुद्दौला ने मना कर दिया कि नहीं, चाहे फ्रांसीसी आक्रमण करे चाहे कोई भी आक्रमण करे, उससे कोई मतलब नहीं है। 4 दीवारी नहीं खींचेगी तो नहीं खींचेगी, आप कुछ भी करो, चाहे कोई भी बहाना बनाओ। लेकिन अंत में अंग्रेजों ने जबरदस्ती इसके चारों ओर क्या खींच दिया? परकोटा खींच दिया। तो परकोटा खींच दिया तो सिराजुद्दौला को गुस्सा आ गया कि भाई ये तो जबरदस्ती कर रहे हैं, मना करने के बाद में ये इसके चारों ओर परकोटा खींच रहे। कल को तो ये क्या करेंगे? धीरे धीरे पूरे बंगाल को अपने अधीन कर लेंगे, ये तो गलत है। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया? सिराजुद्दौला ने भाई 20 जून 1756 को 20 जून 1756 को 146 अंग्रेजों को क्या कर लिया? एक छोटा सा कमरा था, बंद कमरा, एक छोटा सा बंद कमरा, इसमें 146 अंग्रेजों को बंदी बना दी। किसने? सिराजुद्दौला। बोलो खींचो, आप कैसे खींचते हो दीवार? 146 अंग्रेजों को बंद कमरे में इसने बंद कर दिया, बंदी बना लिया। 20 जून 1756 की यह बात है, जब दूसरे दिन
इस बंद कमरे से इनको निकाला गया, छुड़ाया गया, तो मात्र 23 लोग जिंदा बचे। कितने लोग जिंदा बचे? 23 लोग, और बाकी के सभी अंग्रेज क्या हो गए? मारे गए। और इस घटना को इतिहास में काल कोठरी कहते हैं। किसकी घटना बोलते हैं इसको? काल कोठरी, मतलब ब्लैक होल घटना। इसको कौन सी घटना के नाम से जानते हैं भाई? ब्लैक होल घटना के नाम से जानते हैं। याद रखना इस चीज को। अब जब 146 जो अंग्रेज है, इनमें से केवल 23 अंग्रेज जिंदा बचे दूसरे दिन और बाकी के सब मर गए, तो अंग्रेजों को गुस्सा नहीं आएगा? तो अंग्रेजों को गुस्सा आया भाई, और गुस्सा आके अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला पर आक्रमण किया। और सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य एक युद्ध होता है, और उस युद्ध को अपन कौन सा युद्ध बोलते हैं? प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध बोलते हैं? प्लासी का युद्ध। वो प्लासी का युद्ध इसी कारण हुआ था, ये ब्लैक होल घटना के कारण ही प्लासी का युद्ध हुआ था। यहां तक की कहानी समझ में आई? प्लासी के युद्ध को देखते एक बार, इसका मैं दोहरान कर रहा हूं, देख लेना फिर से। चलो साहब बात करते हैं। मैंने बताया कि इनकी 3 फैक्ट्रियां थी, सूरत में, मद्रास में और कलकत्ता में। 3 जगह लगाई इन्होंने। साहब सूरत और मद्रास को अंग्रेज अपने अधीन किए। कब किया इन्होंने? 1707 को। बोले क्यों किया? 1707 में दिल्ली का सम्राट जो औरंगजेब था, इस औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। तो औरंगजेब मरने के बाद में दिल्ली का जो साम्राज्य था वो गड़बड़ा गया, क्योंकि इसके बेटों के मध्य युद्ध छिड़ गया। इनके बेटे बोले कि मैं राजा बनूं, मैं राजा बनूं, तो एक गहरा युद्ध छिड़ गया इनके बीच। इसका फायदा उठाया किसने? अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाते हुए सूरत और मद्रास दोनों को क्या कर लिया? अपने अधीन कर लिया। दोनों को अधीन कर लिया। बात किसकी रही? कलकत्ता की। कलकत्ता को भी अधीन करना है। कलकत्ता को कैसे करते हैं? देखो एक चाल चलते हैं। ये कलकत्ता में क्या करते हैं? ये 1756 में इनकी कलकत्ता में जो फैक्ट्री थी, इस फैक्ट्री के चारों ओर दूर दूर तक परकोटा, मतलब एक 4 दीवार खिंचवा रहे थे। ये कौन? अंग्रेज। तो जब ये दीवार खिंचवा रहे थे, चारों ओर एक परकोटा बनवा रहे थे, तो इसका विरोध किसने किया? सिराजुद्दौला ने। बोले गुरुजी सिराजुद्दौला कौन है? सिराजुद्दौला यहां बंगाल का क्या था? नवाब, मतलब यहां बंगाल का शासक था। तो बंगाल, भाई कलकत्ता बंगाल में आता है, तो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने इसका विरोध किया कि भाई आप ये परकोटा नहीं खिंचवा सकते। अंग्रेजों ने बोला भाई क्यों नहीं खिंचवा सकते? आपको अनुमति थोड़ी है परकोटा खिंचवाने की, आपको तो केवल फैक्ट्री के लिए जमीन दी है, फैक्ट्री बना लो बस, आप दूर दूर तक जमीन पे कब्जा करो नहीं, ये गलत बात है, नहीं खिंचवा सकते। तो अंग्रेजों ने बहाना बनाया कि भाई हमारा उद्देश्य कब्जा करना नहीं है, इन फ्रांसीसियों के डर से हम क्या कर रहे हैं? ये परकोटा खींच रहे हैं, क्योंकि फ्रांसीसी पहले भी पुडुचेरी पर आक्रमण करके पुडुचेरी को अपने अधीन कर लिया था। साहब इन्होंने कहा तो सिराजुद्दौला ने स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं आप परकोटा नहीं खींच सकते हो, चाहे फ्रांसीसी का डर हो चाहे और किसी का डर हो, आप नहीं खींच सकते। अब साहब मना करने के बावजूद भी अंग्रेजों ने जबरदस्ती क्या कर लिया? यहाँ पर परकोटा खींच दिया। अब जब इन्होंने परकोटा खींच दिया तो सिराजुद्दौला का गुस्सा आया। सिराजुद्दौला को गुस्सा आया तो सिराजुद्दौला ने क्या किया? 20 जून 1756 को 146 अंग्रेज अफसरों को बंद कर दिया एक छोटे से कमरे में, कि अब करो आप क्या करते हो। तो इन्होंने इस कमरे में बंद कर दिया। जब दूसरे दिन इनको छुड़ाया गया तो मात्र 23 लोग जिंदा बचे और बाकी के सभी अंग्रेज क्या हो गए? मारे गए। इस घटना को इतिहास में काल कोठरी की घटना या ब्लैक होल घटना के नाम से जानते हैं। अब जब ये इतनी बड़ी घटना हुई, बहुत से अंग्रेज जब मारे गए, तो अंग्रेजों को क्या आया? गुस्सा आया, और अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य एक युद्ध होता है, और उस युद्ध का नाम क्या है भाई? प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध है? प्लासी का युद्ध। तो अब बात करते हैं अपन प्लासी के युद्ध की। प्लासी का युद्ध, वैसे आप ये चीज हिस्ट्री में पढ़ोगे, लेकिन अंग्रेज क्यों आए थे, क्या थी, ये पूरी घटना अपन यहां पर पढ़ रहे हैं। तो बात करते हैं प्लासी के युद्ध की। बोले सर ये प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो आपको बताना है 23 जून 1757 को। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को ये युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। बोले सर ये किन के मध्य हुआ था? किन के मध्य? तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था ये किन के मध्य हुआ था? एक तरफ तो कौन थे? अंग्रेज थे, अंग्रेज व सिराजुद्दौला। अंग्रेज व सिराजुद्दौला के मध्य। लेकिन यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है,
जो प्लासी का जो युद्ध हुआ था ये 23 जून 1757 को हुआ था। ये अंग्रेजों के मध्य और बंगाल का जो शासक था, बंगाल का जो नवाब था, उसका नाम था सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के और अंग्रेजों के मध्य। लेकिन याद रखना कि जो अंग्रेज है ना, ये अंग्रेजों की तरफ से अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। कौन था भाई? रॉबर्ट क्लाइव। ये तो कर रहा था अंग्रेजी सेना का नेतृत्व, और सिराजुद्दौला की जो सेना थी इसका नेतृत्व कर रहा था सिराजुद्दौला का एक सेनापति था, उसका नाम था मीर जाफर। तो मीर जाफर तो कर रहा था बंगाल की तरफ से, सिराजुद्दौला की तरफ से नेतृत्व इसकी सेना का, और अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव क्या कर रहा था? नेतृत्व कर रहा था। दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ, और युद्ध में क्या हुए साहब? अंग्रेज जीत गए। कौन जीत गए? अंग्रेज। अंग्रेज क्या हो गए? जीत गए। अंग्रेज जीत गए, और सिराजुद्दौला क्या हो गया? हार गया। भाई यहाँ पे चिटिंग हो गई थी। ये मीर जाफर था ना, ये मीर जाफर अंग्रेजों से मिल गया था, इनकी बात हो गई थी। अंग्रेज बोले थे कि आप युद्ध हार जाना, आपको हम शासक बना देंगे, ये आप हार जाओगे। तो मीर जाफर ने बोला कि मैं जानबूझकर हार जाऊंगा, आप टेंशन मत लो। तो ये मीर जाफर इनके साथ धोखा कर लिया था, सिराजुद्दौला के साथ। अब जब हार गए तो साहब अब अंग्रेज होंगे, वो अंग्रेज खुश होकर जब इस युद्ध को जीता, तो साहब इस युद्ध को जिताने का श्रेय किसको दिया जाता है? अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव को, क्योंकि अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। तो रॉबर्ट क्लाइव को अंग्रेज खुश होकर रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का क्या बनाया गया? गवर्नर। बंगाल का पहला गवर्नर। याद रखना, बढ़िया क्वेश्चन बनता है, बंगाल का पहला गवर्नर। तो बोले बंगाल का पहला गवर्नर किसको बनाया गया? रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया। याद रखना। बोले कौन से युद्ध के बाद में बनाया गया? कौन से युद्ध के? प्लासी के युद्ध के बाद में किसको बनाया गया? रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया। क्यों? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज सेना का नेतृत्व कर रहा था, और यह युद्ध अंग्रेज जीत गए थे। याद रखना। और बढ़िया क्वेश्चन यहां से क्या निकलता है कि कौन से युद्ध से अंग्रेजों की यहाँ भारत में साम्राज्य की नींव मानी जाती है? तो अंग्रेजों की, या मतलब जो अंग्रेज है, इनकी भारत में साम्राज्य की नींव कौन से युद्ध से मानी जाती है? प्लासी के युद्ध से मानी जाती है। ठीक है, ये भी यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन बनता है। तो ये प्लासी वाला युद्ध कंप्लीट हो गया। आई बात समझ में? एक चीज का और ध्यान रखना भाई, अब मीर जाफर शासक कैसे बनेगा? यहाँ पर अभी तो सिराजुद्दौला जी रहा है, तो साहब क्या करना है? इसको मारना है। तो इन्होंने एक योजना बनाई। तो इस मीर जाफर का एक पुत्र था, और उसका नाम था मीरर। इस मीरर ने क्या कर दी? इस सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। इस मीरर ने, मीरर कौन था? मीर जाफर का बेटा था। तो इर मीरर ने क्या किया? सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। अब सिराजुद्दौला मर गया, तो अब शासक कौन बनना है? तो अंग्रेजों ने अब मीर जाफर को क्या बना दिया? बंगाल का नवाब बना दिया। तो प्लासी के युद्ध के बाद में कुछ समय बाद में मीर जाफर के पुत्र मीरर ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी, और फिर बंगाल का अगला जो नवाब बना वो कौन बना? मीर जाफर बना। आ गई बात ये समझ में? फिर से देखना एक बार। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757। किनके मध्य? अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य। अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल की जो सेना है उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर। इस युद्ध में कौन जीते? अंग्रेज जीते थे। अंग्रेज इस युद्ध में जीते, तो इस खुशी में रॉबर्ट क्लाइव को अंग्रेजों ने बंगाल का पहला गवर्नर बनाया। तो याद रखना है कि बंगाल का जो पहला गवर्नर है वो कौन बना था? रॉबर्ट क्लाइव पहला गवर्नर बना था। क्लियर? याद रखना है। अब क्या हुआ? इसके बाद में इस सिराजुद्दौला की हत्या मीर जाफर के पुत्र मीरर ने कुछ समय बाद में इसकी हत्या कर दी, सिराजुद्दौला की। अब सिराजुद्दौला की हत्या होने के बाद में अगला जो शासक बना वो कौन बना? मीर जाफर। अब मीर जाफर अंग्रेजों की तरफ था, चलता रहा काम। कुछ समय बाद की बात है कि 1764 के लगभग यहाँ का जो शासक बनता है बंगाल का, वो बनता है मीर कासिम। कौन बनता है? मीर कासिम। अब मीर कासिम है, ये मीर कासिम साहब अंग्रेजों के पक्ष में नहीं था। मीर कासिम अपनी मनमर्जी करता था, तो अंग्रेज और मीर कासिम के मध्य अच्छे संबंध नहीं थे। तो इनके मध्य एक युद्ध होता है, और उस युद्ध का नाम था बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है भाई? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध याद रखना है। बक्सर का युद्ध अगर आपको पूछे कब हुआ था,
तो 22 अक्टूबर 1764 में, 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। अगली बात करते हैं कि बक्सर का जो युद्ध हुआ ये किन के मध्य हुआ भाई? किन के मध्य? किन के मध्य? तो याद रखना है, एक तरफ तो कौन थे? अंग्रेज, ठीक है, एक तरफ तो अंग्रेज थे और एक तरफ थे, एक तो बंगाल, ठीक है। बंगाल का शासक कौन था? मीर कासिम, ठीक है, और शाह आलम द्वितीय, और था एक शाह आलम द्वितीय। ये शाह आलम द्वितीय कहां का शासक था? ये दिल्ली का शासक था। और एक था सुजाउद्दौला, ये सुजाउद्दौला कहां का शासक था? ये अवध का शासक था। बोलो भाई, ठीक है। एक तरफ तो कौन थी? एक तरफ तो थे अंग्रेज और एक तरफ थे ये तीन शासक, बंगाल का शासक मीर कासिम, दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय और अवध का शासक सुजाउद्दौला। एक तरफ तो इन तीनों की सेना थी, एक तरफ अंग्रेजी सेना थी। इनके मध्य कौन सा युद्ध हुआ? बक्सर का युद्ध। बोलो सर बक्सर का युद्ध क्यों हुआ? भाई 1764 में यहाँ बंगाल का शासक कौन था? मीर कासिम था। तो मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य अच्छे संबंध नहीं थे। मीर कासिम अंग्रेजों का कहना नहीं मानता था, वो अपनी इच्छा से काम करता था। तो अंग्रेज और मीर कासिम के मध्य जब मीर कासिम को हटाने के लिए, बंगाल को, पूरे बंगाल को अपने अधीन करने के लिए अंग्रेजों ने मीर कासिम पर आक्रमण कर दिया और वो उस युद्ध को बोलते हैं बक्सर का युद्ध, जो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। लेकिन मीर कासिम के साथ में दिल्ली का सम्राट भी था शाह आलम द्वितीय, एक अवध का शासक था सुजाउद्दौला, ये तीनों थे। तो ये तीनों मिलकर अंग्रेजों से युद्ध किया। लेकिन इस युद्ध में कौन जीते? अंग्रेज जीत गए भाई, जीते। इस युद्ध में भी कौन जीत गए? अंग्रेज जीत गए। अब एक चीज का ध्यान रखना, जब इस युद्ध में अंग्रेज जीत के आप एक तरफ देखो, इसके साथ में दिल्ली का सम्राट साथ में था। तो ऐसे मान लेना कि एक तो भारत की हार हो गई यहां पर। तो भाई दिल्ली का सम्राट, एक भारत का जो दिल्ली में बैठता था सम्राट, वो सम्राट भी इस युद्ध में साथ था, अंग्रेजों से युद्ध लड़ा था वो, मतलब मीर कासिम के साथ में था। तो इस जब ये हार गया युद्ध, तो ऐसे मान लो पूरा भारत युद्ध हार गया, तो ये तो विकट समस्या हुई। तीनों ने देखा कि अब युद्ध नहीं जीत सकते। जब हम तीन एक तरफ होकर अंग्रेजों को नहीं जीत पाए तो कोई मतलब नहीं है, अब तो हमारे को संधि करने में क्या है? फायदा है। तो क्या किया साहब, इन तीनों के मध्य और अंग्रेजों के मध्य, इनके मध्य एक संधि हुई। कौन सी संधि हुई? उसको बोलते हैं इलाहाबाद की संधि। जब ये युद्ध हार गए, बक्सर का युद्ध जब हार गए, बंगाल का शासक, दिल्ली का शासक और अवध का शासक, ये तीनों जब ये युद्ध हार गए, तो ये युद्ध हारने के बाद में इन्होंने अंग्रेजों से कहा कि संधि कर लो। अंग्रेज भी तैयार थे संधि करने के लिए, तो इन्होंने एक संधि की और उस संधि का जो नाम है, उसका नाम है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि। कौन सी संधि हुई? इलाहाबाद की संधि। बोले इलाहाबाद की संधि कब हुई? 16 अगस्त 1765 में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहां से देखने को मिलता आपको कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 16 अगस्त 1765 को। बोले किन के मध्य हुई थी? तो आपको याद रखना है, अंग्रेज व बंगाल के, दिल्ली और अवध, इन तीनों के मध्य। एक तरफ तो अंग्रेज और एक तरफ ये तीनों। तो अंग्रेजों और बंगाल, दिल्ली और अवध, इनके मध्य 16 अगस्त 1765 में क्या हुई? एक संधि हुई। उस संधि का नाम क्या है? इलाहाबाद की संधि ही। बोले सर इस संधि में क्या हुआ? इस संधि में यह हुआ कि अब बंगाल, उड़ीसा और बिहार, इन तीनों के जो भी राजस्व आएगा, ये राजस्व कौन लेगा? अंग्रेज लेंगे। बोलो कितनी बढ़िया बात निकलता है यहाँ से। अंग्रेज शुरू में आए थे तो व्यापार करते थे, तो व्यापार के लिए इनको राजस्व देना पड़ता था। ये राजस्व देते थे, यहाँ पे टैक्स देते थे, फिर व्यापार करते थे। अब आज एक समय ऐसा आ गया कि ये एक तो ये देते थे और आज यहाँ का राजस्व खुद वसूलने लग गए साहब।
क्या करने लग गए? खुद वसूलने लग गए। तो देखो कौन सी संधि में? इलाहाबाद की संधि में। इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त 1765 में हुई। ये अंग्रेज और बंगाल, दिल्ली और अवध इनके मध्य हुई। इस संधि में क्या हुआ? इस संधि में यह हुआ कि बंगाल, उड़ीसा और बिहार से जो भी राजस्व आएगा वो राजस्व कौन वसूल करेंगे? ये राजस्व करेंगे अंग्रेज वसूल करेंगे। ठीक है, याद रखना इस चीज को। अब क्या करता है साहब, कंपनी के हाथ में आ गए राजस्व वसूल करना, तो अब कंपनी में भ्रष्टाचार फैल गया। क्या फैल गया? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार क्या फैला? अब बंगाल, उड़ीसा और बिहार यहां से राजस्व वसूल करेंगे तो कंपनी के कर्मचारी वसूल करेंगे। तो कंपनी के कर्मचारी क्या किए? जो भी यहां से राजस्व वसूल करते थे वो राजस्व कंपनी को देते ही नहीं थे, खुद ही खा जाते थे। कंपनी के जो कर्मचारी थे वो यहाँ से जो भी पैसा, जो राजस्व वसूल करते थे वो वसूल करके खुद ही खा जाते थे। कंपनी को तो नाम मात्र का ले जाकर देते थे। तो कंपनी के कर्मचारी तो होते गए पैसे वाले और कंपनी होती गई कंगाल। तो साहब कंपनी के सामने एक विकट समस्या आ गई। जब कंपनी कर्जे में आ गई तो कंपनी क्या की साहब, ब्रिटेन जाती है और कंपनी जो ब्रिटेन जाकर ब्रिटेन की संसद से कर्जा मांगती है कि हम तो कर्जे में आ गए, हमारी तो हालत खराब हो रही है वहां पर, तो आप हमारे को कर्जा दीजिए। तो वहां ब्रिटिश संसद के जो सदस्य हैं उन्होंने ये सोचा कि कंपनी कर्जे में कैसे आई, क्योंकि जब ये बंगाल और उड़ीसा और बिहार यहाँ का राजस्व वसूल कर्मचारी कर रहे थे ना, तो कर्मचारी अपना निजी व्यापार स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पैसे आ रहे थे इनके पास तो, और ये पैसा इनको कंपनी को तो ये चुका रहे नहीं थे, कंपनी को तो नए बराबर पैसे दे रहे थे और खुद ही खाते जा रहे थे। तो इनके ये तो होते जा रहे थे पैसे वाले। तो वहाँ ब्रिटेन में इन्होंने अच्छा अच्छा बंगला बना लिया, गाड़ी हो गई, बहुत हो गई। तो वहाँ के लोग जब देखते थे कि यार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी इतने पैसे वाले हो गए, तो कंपनी तो क्या पता कितनी बड़ी पैसे वाली हो जाएगी, ये वो सोच रहे थे। तो तब जाके ब्रिटिश संसद के सदस्य एक मतलब सोच में पड़ गए कि भाई आपके कर्मचारी इतने पैसे वाले, यार आप बता रहे हो कि हमारी तो कंपनी कंगालपति हो गई है, कौन सा मतलब, ये तो हमारे को तो शक लगता है। उन्होंने बोला नहीं भाई साहब ये गलत है, क्योंकि कर्मचारी है कि जो भी वहां से राजस्व वसूल कर रहे हैं हमें, वो हमारे को देते नहीं है, खा जाते हैं, खुद ही खा जाते हैं, हमारे को तो नाम मात्र का राजस्व ये देते हैं। तो चलो, तो ब्रिटिश संसद ने कहा कि ना ऐसे नहीं मानेंगे, हम एक जांच दल भेजेंगे वहां भारत, और वो दल क्या करेगा, जांच करेगा कि एक्चुअल में बंगाल, उड़ीसा व बिहार और वहां से जो राजस्व आ रहा है वो राजस्व, कितना राजस्व वो ले रहे हैं और आपको कितना चुका रहे हैं, इसकी हम जांच करवाएंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, आपको कर्जा देंगे साहब। अब क्या करते हैं, 1772 ईस्वी में ब्रिटिश जो संसद है, ये ब्रिटिश संसद एक दल भेजती है, एक जांच दल भेजती है। क्या भेजती है? एक जांच दल। और ये जांच दल भारत भेजती है, और ये बंगाल, उड़ीसा और बिहार इन तीनों जगह यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर ये जांच करते हैं। तो जांच में एक्चुअल में ये बात सही पाई जाती है कि यहाँ से राजस्व तो ये ले जाते हैं लेकिन ये कंपनी को देते नहीं है। साहब ये जांच सही आई तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ये ब्रिटिश जो संसद है, ये ब्रिटिश संसद कंपनी को कर्जा देने के लिए क्या हो गई, तैयार हो गई। लेकिन ब्रिटिश जो संसद है उसने ये कहा कि हम आपको कर्जा दे देंगे, लेकिन अब हम बैठ के एक कानून बनाओ, बिना कानून के नहीं चलेगा काम। अगर आप कानून नहीं बनाएंगे तो फिर से भ्रष्टाचारी होगी। तो आप एक ऐसा कानून बनाओ जिसमें उनके सजा का प्रावधान करो कि अगर कोई भ्रष्टाचार करता हुआ पकड़ा जाता है, कोई निजी व्यापार खुद का नहीं करेगा, जो कंपनी में काम कर रहा है तो वो कंपनी से संबंधित ही काम करेगा, निजी व्यापार नहीं करेगा, और कोई भ्रष्टाचार करता है और कुछ करता है, उनके लिए आप कानून बनाओ। हम कानून बनाएंगे तो कानून के तहत वो काम करेंगे तो भ्रष्टाचार नहीं फैलेगा। इस कारण ब्रिटिश संसद और कंपनी के मालिक, जिसको कंपनी के मालिकों का बोर्ड था उसको बोलते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। 24 लोग हुआ करते थे इसमें, मतलब 24 लोगों ने पैसा लगा रखा था इस ब्रिटिश इंडिया कंपनी में, तो मतलब इसको बोलते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब बोले तो इसको बोलते हैं निदेशक मंडल। क्या बोलते हैं? निदेशक मंडल। ये 24 लोगों का दल था, 24 जने इसमें पैसा लगा रखे थे। मतलब इस कंपनी के डायरेक्टर कितने थे? 24 जने थे, मतलब 24 व्यापारियों ने इसमें पैसा लगा रखा था। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ब्रिटिश जो संसद है ये मिलकर एक कानून बनाती है, और उस कानून का नाम क्या है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ऐसे बना था हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये पूरी स्टोरी आपको मैंने बताई, ये एक्ट आने का कारण इसीलिए आया था साहब। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान रख लेना थोड़ा सा आप, मैंने बताया कि जब यहाँ पे अंग्रेज भारत आए थे तो ऐसे ही थोड़ी व्यापार करते थे भाई। इनसे क्या लेते थे? यहाँ का सम्राट, जो दिल्ली का सम्राट, इनको व्यापार करने की अनुमति दी थी, तो इनको क्या दी थी? इनको
टैक्स देना था, क्या देना था, टैक्स देना था। तो थोड़ी सी एक चीज़ ध्यान रख लेना, आप बीच में यहाँ पे थोड़ी सी छोड़ दी, टैक्स देता तो भाई बिना टैक्स ही व्यापार थोड़ी कर सकते थे, टैक्स तो देना ही पड़ता था इनको कि कितना पैसा आपको, भाई आप 100 रुपये कमा के ले जा रहे हो तो भाई 20 रुपये हमारे को देना पड़ेगा, तो इनको शुरू में टैक्स देना पड़ता था। लेकिन ऐसा कौन सा भारत का सम्राट था जिसने पहली बार इनको निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति दी थी? अंग्रेजों को निःशुल्क व्यापार करने की छूट देने वाला जो पहला शासक हुआ करता था उसका नाम था फर्रुखसियर। 1717 में इसने पहली बार छूट दी थी कि आप निःशुल्क क्या कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो। लेकिन बोले सर क्यों दिया, ऐसा क्या कर दिया इसने जो निःशुल्क व्यापार करने की छूट दे दी? क्या हुआ कि ऐसे बताते कि एक बार फर्रुखसियर के गर्दन में क्या हो गया था, दर्द हो गया था, तो ये गर्दन को टेढ़ी करते हुए चल रहा था। तो एक अंग्रेज डॉक्टर था, उसने देख के बोला कि साहब मैं आपकी गर्दन का दर्द ठीक कर दूं। उसने बोला यार अच्छी बात है, कर दे। तो उसने क्या किया, उसकी गर्दन का दर्द ठीक कर दिया, और इस कारण ये खुश होकर फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को यहाँ पर निःशुल्क व्यापार करने की क्या दे दी, अनुमति दे दी। ठीक है, ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। एक बात और भी याद रख लेना, मैंने बताया कि जो 1608 है, इस 1608 ईस्वी में जो विलियम हॉकिंस है, ये विलियम हॉकिंस यहाँ पर व्यापार करने के लिए आया था। तो विलियम हॉकिंस को यहाँ पर ज़मीन मिली थी, ठीक है। ये ज़मीन कहाँ पर मिली थी, सूरत में। तो केवल इन्होंने फैक्ट्री लगाई थी, लेकिन व्यापार की अनुमति नहीं दी थी इसको जहांगीर ने। लेकिन फिर व्यापार की अनुमति के लिए कौन आया था, तो सर टॉमस रो का नाम सुना होगा आपने, सर टॉमस रो। सर टॉमस रो, ये सर टॉमस रो है ना, ये 1615 ईस्वी में ये आया था भारत। ये जेम्स जो अपने ब्रिटेन का सम्राट हुआ करता था, ब्रिटेन का सम्राट जेम्स प्रथम, इसका क्या था, ये राजदूत था। कौन, सर टॉमस रो। ये 1615 में अपने भारत आता है, और यहाँ पर अपने राजस्थान में जो अजमेर है, यहाँ पर एक दुर्ग है, उसका नाम क्या है, मैगजीन दुर्ग। कौन सा दुर्ग है, मैगजीन दुर्ग। इस मैगजीन दुर्ग में इसकी मुलाकात होती है, किसकी, सर टॉमस रो की। किससे होती है, जहांगीर से। ठीक है, 1615 में ये आया, और इसकी जो मुलाकात होती है ना, वो कितनी तारीख को होती है, 10 जनवरी 1616 ईस्वी में। 10 जनवरी 1616 ईस्वी में जो जहांगीर है, उस जहांगीर से मैगजीन दुर्ग में इसकी क्या होती है, मुलाकात होती है। और इस मुलाकात के बाद में 3 वर्षों तक ये इस मुगल दरबार में रहता है, या मैगजीन दुर्ग में। और अंत में सर टॉमस रो है, ये जहांगीर से व्यापार की अनुमति लेने में क्या हो जाता है, सफल होता है। तो याद रखना है कि व्यापार की अनुमति किस अंग्रेज ने ली थी, सर टॉमस रे ने। सर टॉमस रो को व्यापार की अनुमति किसने दी थी, जहांगीर ने। सर टॉमस रो की मुलाकात जहांगीर से कौन से दुर्ग में हुई थी, मैगजीन दुर्ग में। मैगजीन दुर्ग कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। इस मैगजीन दुर्ग में बोले सर टॉमस रो की जहांगीर से मुलाकात कितनी तारीख को हुई थी, तो आपको बताना है 10 जनवरी 1616 ईस्वी में। और अंत में सर टॉमस रो व्यापार की अनुमति लेने में क्या होता है, सफल हो जाता है। ठीक है, बाकी के अपन जो नेक्स्ट वीडियो में जो एक्ट है 1773 की रेगुलेटरी एक्ट से स्टार्ट करेंगे।